नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है धान की उन्नत किस्में एवं वैज्ञानिक खेती। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर देव प्रकाश पांडे, जो कि चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं पालमपुर में, और वर्तमान में ये मलाह में पादप प्रजनन केंद्र में बतौर प्रधान वैज्ञानिक कार्यरत हैं। तो डॉक्टर पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले मैं दूरदर्शन शिमला का धन्यवाद करता हूं मुझे आमंत्रित करने के लिए। और आज का जो विषय है वो धान की खेती, वैज्ञानिक खेती के बारे में। तो हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में जो धान, जो हिमाचल के 12 जिलों में से 10 जिलों में धान की खेती होती है, और ये जो लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़ के 10 जिलों में धान की खेती होती है। और जो ये इसमें जो 2 जिला सबसे अग्रिम है, 70% जो है खेती ज़्यादातर धान की कांगड़ा और मंडी ज़िले में होती है। तो ये जो हमारे कुछ एरिया पहले हमारे धान के अंदर जो एरिया जो है काफ़ी था, लेकिन जो विविधीकरण किया गया जिसकी वजह से सब्जियों में, फलों में कुछ एरिया चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा प्रति यूनिट जो लैंड जो प्रोडक्टिविटी, जो उत्पादन हमारा हिमाचल का बढ़ा है। और आज के समय में लगभग 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन है। अब जैसे कि, लेकिन फिर भी ये जो हमारा औसत उपज, राष्ट्रीय औसत उपज से जो है कम है। इसके मुख्य कारण है समय पे किसानों को उत्तम बीज का उपलब्ध नहीं होना, साथ में खादों और उर्वरकों का सही समय पे कई बार किसानों को उपलब्ध नहीं होता है, और बीमारी और कीड़ों का प्रकोप होता है। इसके अलावा जो बारिश पर निर्भर होता है, सिंचाई की सुविधा का थोड़ी कमी होती है जी। तो ये हिमाचल में जो खरीफ सीजन में जो छल्ली, मक्की और धान मतलब महत्वपूर्ण फसल है जी। तो ये जो हम बात कर रहे हैं उन्नत किस्मों की, आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारी ये देसी किस्में हैं और उन्नत किस्में हैं, वो कौन कौन सी किस्में उगाई जाती हैं हमारे प्रदेश में? जो हमारी पारंपरिक देसी किस्में हैं उसमें एक तो उनका उपज प्रति हेक्टेयर जो उपज कम होता है, दूसरा उनमें बीमारियों का प्रकोप होता है, तीसरा उनको अगर हम ज़्यादा उर्वरक या खादों का जो है प्रयोग करेंगे तो उनकी लॉजिंग हो जाती, गिर जाते हैं ना, फसल गिर जाते हैं, तो उससे उसकी उत्पादन उतनी नहीं हो पाती। लेकिन उसमें जो हमारी पारंपरिक देसी किस्में हैं उसमें कुछ खासियत है, सुगंध है, कोई स्पेशलिटी है, कोई सूक्ष्म तत्व है उसमें। और जैसे कि देसी किस्मों में जैसे कि कुल्लू का जातू, मताली है, और चंबा का करड़ है, ये शिमला जिले के रोडू का पेजा गांव का चौहाटू है, कांगड़ा का काली जीनी है, और बेगमी, कांगड़ा का बेगमी है। लेकिन ये जो पारंपरिक खाने में तो स्वाद अच्छा, लेकिन इनकी जो उपज है वो प्रति हेक्टेयर कम है, और जो खादों का जो ये को ज़्यादा डोज खादों को ये सहन नहीं कर पाते, और इसमें बीमारियों की प्रॉब्लम आती है। तो इन देसी किस्मों से को सुधार के हम उन्नत किस्मों का विकास करते हैं। और धान और गेहूं केंद्र, अनुसंधान केंद्र मलाह में जो ये धान पे और कणक पे, गेहूं पे काम होता है। तो अभी बरसातों में वहाँ पे हमारा जो 3 ब्लॉक है, ABC ब्लॉक, तीनों में धान की फसल होती है। कुछ उसका बीज उत्पादन भी करते हैं, कुछ अनुसंधान भी करते हैं।
तो जैसे कि अब बात कर रहे हैं जो उन्नत किस्म है, उन्नत किस्म में भी 3-4 तरह की कैटेगरी हैं जी। प्रकार। जैसे कि एक होती है बरानी रेनफेड अपलैंड वाली बरानी जो कि कम पानी, जहाँ पे पानी की सुविधा कम है या बारिश पे निर्भर है, बारिश पे के पानी पे निर्भर है, उस तरह की किस्म है। उसकी जो बुआई करते हैं हम कनक की तरह सीधी बुआई करते हैं, उसकी पनीरी हम तैयार नहीं करते हैं, सीधे जून के महीने में कनक की तरह सीधी बुआई करते हैं। लेकिन उसके लिए हमें बीज की मात्रा ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे कि एक कनाल में लगभग 400 मीटर स्क्वायर एरिया में 4-5 किलो बीज जो है एक कनाल के लिए चाहिए होता है जी। और थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आती, खरपतवार की प्रॉब्लम आती है। जो बरानी किस्म जो अपलैंड रेनफेड है उसमें खरपतवार की समस्या आती है और साथ में कोई जंगली जो ये रीसा बोलते हैं, जंगली जो धान उसमें पिछले साल के उगाते हैं, वो थोड़ा सा परेशानी प्रॉब्लम क्रिएट करता है जी। इसके अलावा जो हमारे पास जो पनीरी जो ये बरानी किस्मों के नाम बताता हूँ मैं। बरानी किस्म में जो HPR 1156 है, ये नेशनल लेवल पे जो CBRC से रिलीज है और नेशनल चेक के रूप में यूज होता है। इसका दूसरा नाम सुकारा धान मीन्स सूखा धान, कम मतलब कम पानी के में होता है। दूसरा है HPR 2656, ये भी उस बाद में उसकी सुधरी किस्म है, उन्नत किस्म है जी। इसके अलावा एक लाल धान की किस्म है जिसकी हम सीधी अपलैंड में सीधी बिजाई कर सकते हैं, HPR 2795 है और इसका दूसरा नाम है हिमपालम लाल धान 1। ये लाल धान में भी आता है और साथ में इसका मतलब कि सीधी बिजाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो पनीरी दे के लगाने वाली के जो धान की पनीरी लगाने के लिए उसके लिए एक कनाल के लिए 1 किलो बीज की ज़रूरत होती है जी। और जो सीधी बिजाई में 4 से 5 किलो बीज की ज़रूरत होती है। तो पनीरी वाली किस्म में जैसे कि इसमें लाल धान की किस्में हैं, बासमती की किस्में हैं, परमल की किस्में हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा परमल की किस्मों की। परमल में जो अभी नई किस्म 1-2 साल पहले जो है मलाह से 2 नई किस्में विकसित हुई है। एक का नाम है HPR 2865 हिमपालम धान 3 नंबर के नाम से है, हिमपालम धान 3। और दूसरी किस्म है जो HPR 3201 ये है हिमपालम धान 4 के नाम से, 4 से। ये 2 साल पहले मलाह से विकसित की गई है। ये जो दोनों किस्में हैं नई किस्में हैं और ये झुलसा रोगों का प्रतिरोधी, झुलसा रोग ब्लास्ट डिजीज जो है ना इसमें नहीं आता है झुलसा रोग। और इसकी उपज भी जो 3201 के तो दाने भी लंबे हैं और ये झुलसा रोग इसमें नहीं आता है। उपज जो है इसका लगभग 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के करीब है। इसके अलावा जो हमारी एक किस्म है HPR 2880 जो हिमपालम धान 2 नंबर के नाम से, ये भी खाने में इसका स्वाद बहुत अच्छा है। और पहले एक हमारी किस्म होती थी HPU 2216, उसमें जो झुलसा रोग की समस्या आ गई थी और उसके खाने का जो स्वाद उसका फार्मर जो उसको प्रेफर करते थे, तो उस किस्म में झुलसा रोग का प्रतिरोधी डाल के ये किस्म विकसित की है HPR 2880 जी। और इसके अलावा जो पुरानी जो 2 प्रचलित किस्म जो HPR 1068 है, HPR 2143 है, ये जो परमल की किस्में हैं। इसके अलावा जो ये बासमती की हमारे मलाह केंद्र से 2 किस्में विकसित की गई है। एक का नाम है कस्तूरी, दूसरा है HPR 2612। इसका पालम बासमती 1 के नाम से जानता है, पालम बासमती 1 के नाम 2612 जी। जो कस्तूरी का उपज, कस्तूरी के जो दाने हैं वो लंबे हैं और जो 2612 के दाने उससे थोड़े छोटे हैं, लेकिन कस्तूरी में की हाइट जो है थोड़ा ज़्यादा है और 2612 की हाइट कम है। लेकिन उपज जो है कस्तूरी से जो 2612 की जो उपज है वो 1.5 गुना ज़्यादा है। अगर कस्तूरी 1 हेक्टेयर में 25 से 30 क्विंटल होगा तो 2612 40 से 45 क्विंटल होता है। और साथ में कस्तूरी में जो ऑन्स होते हैं, जो उसमें मूछें होती हैं, वो थोड़ा सा थ्रेसिंग में प्रॉब्लम करता है जी। और लेकिन दाने जो है थोड़ा इसके 2612 से कस्तूरी का लंबा है।
खुशबू दोनों में है। जो 26-12 के पत्तों से भी खुशबू, अगर चावल में तो हम वहाँ खेत से गुजरे जहाँ पे 26-12 लगा, उसके पत्तों से भी खुशबू आती है बासमती की। जी। तो इसके अलावा हम बात करते हैं अगली किस्म लाल जो लाल धान की किस्में हैं। तो धान में लाल धान की भी इंडिका भी है, जपोनिका भी है, किस्में हैं। तो एक धान एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र मलाह से जो इंडिका की 2 किस्में विकसित की गई है लाल चावल की, जो ये HPR 2720 है। ये जो है पनीरी दे के लगाने के लिए उपयुक्त है, और जिसका जो है 1 कनाल के लिए 1 किलो बीज काफ़ी होता है। और इसमें जो लाल धान है, इसका सिर्फ इसको पॉलिश नहीं करना होता, इसका सिर्फ छिलका उतारना होता है। पॉलिश करेंगे तो जो इसके आउट एलिरोन लेयर है, बाहर जो लेयर है लाल रंग का, उसमें ज़्यादा लोहा, जस्ता, मैग्नीज, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि अंदर भी होते हैं लेकिन कम मात्रा में होते हैं। तो अगर हम पॉलिश कर देंगे उसको तो फिर वो परमल की तरह हो जाएगा। परमल को हम पॉलिश करते हैं, ये जो बासमती को पॉलिश करते हैं, लेकिन जो लाल धान को पॉलिश नहीं करते हैं, सिर्फ छिलका उतारते हैं। तो ये जो जैसे कि इसमें मैंने बताया कि इसमें ये लोहा, जस्ता और एंटीऑक्सीडेंट जो तत्व होते हैं, अगर हमारे जो खून में लोहा की कमी हो तो हमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, ज़्यादातर महिलाओं में कमी हो जाती है। तो हमारे जो नॉर्मल डाइट में अगर हम लाल चावल का प्रयोग करेंगे तो हमें जो आयरन की टैबलेट या गोलियां खानी पड़ती है, उसकी खाने की ज़रूरत नहीं। आयरन की गोलियों से भी हमारा जो हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाए तो जल्दी नहीं बढ़ता है, वो 3-4 महीने लग जाता है उसको नॉर्मल होने में, 3-4 महीने। हम ये विवरणिका देख रहे हैं आपके सामने, ये आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ लेकर आए हैं, तो जानकारी से चाहेंगे आपसे लेना। ये हमारे पास एक पुस्तिका है जो कि ये जो हिमाचल के पारंपरिक जो धान है उनके बारे में बताता है, जो कि जैसे कि मैंने बताया करड़ है, अच्छू है, काली जीनी है, जाटू है, मटाली है, चौहाटू है। ये एक पुस्तिका जो है हिमाचल में जो स्पेशलिटी राइस से जो है लाल रेड राइस के और खुशबू वाले जो हैं अच्छू जैसे, उनके बारे में ये पुस्तिका है जो इसके बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा जैसे कि एक हमारे पास लाल धान की ये एक पंपलेट है, जो कि लाल जो मैंने बताया आपको 2720 और 2795, वो उन किस्मों के बारे में इसके बारे में इसमें है विवरण है कि लाल चावल की क्या खासियत है। हमें जो किसान की जो आमदनी है वो बासमती और जो है लाल चावल उगाने से आमदनी बढ़ती है। परमल तो कितना भी अगर तो 30-35 रुपये किलो से ज़्यादा चावल नहीं। बासमती जो है 70 रुपये किलो बिक जाता है, और रेड राइस कम से कम फार्मर को 100 रुपये किलो भी मिल जाता है जी। तो इसके अलावा एक अभी जो हमारे पास पुस्तिका है कि ये जो प्राकृतिक खेती और जो ऑर्गेनिक जो जैविक खेती में धान की भी खेती हम कर सकते हैं, ये एक पुस्तिका है जिसमें हम केमिकलों का जो है जो रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं, घास मारने की दवाई, बीमारियों का कंट्रोल भी नेचुरल तरीके से करते हैं इसमें। तो ये पुस्तिका है। और इसके अलावा जो एक हमारे पास विश्वविद्यालय खरीफ और रबी फसलों का पैकेज एंड प्रैक्टिस निकालता है, जो इसमें जो अभी इसमें खरीफ के जो भी फसल हैं जैसे धान है, छली है, मांस है, ये पैकेज पूरा इसके बारे में बीमारियां, खाद, किस्में सब पुस्तिका है जो पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय से निकलता है। ये भी किसान भाई इसको देख सकते हैं। तो इसके अलावा जैसे कि हम अभी कर रहे थे बीज का, कि जैसे बरानी किस्में जो रेनफेड है उसमें हमें जो 4 से 5 किलो कनाल में बीज चाहिए था होता है, और पनीरी के लिए जो पनीरी के लिए 1 कनाल में 1 किलो बीज की ज़रूरत होती है जी। तो इसके अलावा कुछ शस्य क्रियाएँ होती है जो कि फार्मर करते हैं, जैसे कि अभी तो थोड़ा सा पनीरी तो फार्मर ने लगभग दे दिया होगा, तो पनीरी जो देने के कोई 25 दिन के बाद उस पनीरी को उखाड़ के ऊर को ट्रांसप्लांट करते हैं, दोबारा रुपाई करते हैं। 25 दिन की उम्र होना चाहिए उसमें। तो उसमें जो
रुपाई के लिए पहले खेत में जो पनीरी वाले को खेत में पानी भर देते हैं और बैल से या पावर टिलर से या ट्रैक्टर से उसकी मचाई करते हैं। जी। मचाई करने के बाद एक कनाल में लगभग 5 किलो 12-32-16 मिक्सचर जो है इफ्को का या किसी कंपनी का जो खाद का प्रयोग करते हैं, हम डालते हैं। उसके बाद हम जो पनीरी जो होता है उसकी रुपाई करते हैं। तो हम तो जो अनुसंधान में एक एक पनीरी लगाते हैं, लेकिन किसान क्या होता है कि दो या तीन पनीरी लगा सकते हैं एक साथ। तो उसमें पनीरी लगाने के बाद हमें आती है खरपतवार की प्रॉब्लम। तो खरपतवार नाशी भी दो तरह के होते हैं। एक तो प्री इमरजेंस जो मतलब घास के निकलने से पहले ही घास मारने की दवाई डालनी पड़ती है। दूसरा पोस्ट इमरजेंस। तो प्री इमरजेंस में जो रुपाई में धान में बूटाक्लोर नाम का एक लिक्विड होता है, बूटाक्लोर, जिसको हंटर के नाम से भी जानते हैं, हंटर। वो जो हंटर जो है एक पंप मतलब कि 2.5 ml 1 लीटर पानी में और पीठ वाले 15 लीटर के पंप से जो है उसमें एक पंप में पीठ वाले 15 नैपसैप स्प्रेयर बोलते हैं उसको। तो उसको 35 से 40 ml दवाई डाल के उसमें स्प्रे करते हैं जी। और एक कनाल के लिए 2 पंप की जरूरत होती है। लेकिन धान की रुपाई करने के बाद धान के खेत में घुस के स्प्रे करना थोड़ा मुश्किल होता है जी। तो उसके लिए हमारे पास तरीका है कि एक तो जो मैंने अभी दवाई बताया जो बूटाक्लोर या हंटर, उसको रेते में मिला के रेते में के साथ मिक्स करके, जो रेत सैंड होता है, बालू जो रेत होता है उसके साथ मिक्स करके उसको दोनों बटों से खेत में बिना घुसे ही आधा एरिया कवर करके हम यूरिया की तरह उसका छिट्टा मार देते। लेकिन ध्यान रहे कि इस दवाई का प्रयोग जो है प्री इमरजेंस जो है ना, रुपाई के 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर होगा, तभी ये जो घास को निकलने नहीं देगा और साथ में धान को कोई प्रभाव नहीं करेगा। इसके अलावा एक बूटाक्लोर का ग्रेन्यूल भी आता है। ग्रेन्यूल अगर लिक्विड ग्रेन्यूल है तो ग्रेन्यूल को भी एक कनाल में जो है 1 किलो 200 ग्राम जो ग्रेन्यूल बूटाक्लोर ग्रेन्यूल को 5% ग्रेन्यूल होता है, उसको हम दोनों बटों से दोनों बीड़ों से हम आधा एरिया कवर करके उसको हम एक कनाल में 1 किलो 200 ग्राम जो है छिड़क सकते हैं जी। अगर इस दवाई से अगर प्री इमरजेंस से कंट्रोल नहीं हुआ घास, तो हमारे पास दूसरा जो 35 से 40 दिन के बाद जब घास निकल आते हैं तो उसके लिए एक नॉमिनी गोल्ड का है, नॉमिनी गोल्ड दवाई है, जो कि 35-40 दिनों के बाद धान में जब कल्ले निकलने आते हैं, डोजियाँ निकलने लगते हैं, उसके बाद घास आ जाते हैं, तो हम कोई एक नॉमिनी गोल्ड है जो कि एक पंप में 8 ml दवाई डाल के उसको स्प्रे करते थे। तो उससे क्या जो घास होगा उसको जला देगा और धान को प्रभावित नहीं करेगा जी। और ये इसके बाद जो है ना, जो मैंने बताया कि मच करते समय 5 किलो 12-32-16 डालना। उसके बाद जो यूरिया जो है, यूरिया दो बार डालना, जैसे कि एक बार एक रुपाई के 1 महीने के बाद एक कनाल में लगभग 2 किलो और दूसरा डोज जो है फूल निकलने से पहले, जब सिट्टे निकलते हैं धान में उससे पहले, जब तना मोटा हो जाता है, गभिया स्टेज बोलते हैं, सिट्टे निकलने से पहले, उस समय जो है दूसरा डोज यूरिया का। एक बार जो फूल निकल आया उसमें फ्लावरिंग हो गया तो उसके बाद यूरिया का प्रयोग नहीं करते जी। डॉक्टर पांडे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपसे कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, स्वतः ही सारी जानकारी हमारे दर्शकों को मिल रही है। चलिए, वर्ष में कौन सा ऐसा समय माना जाता है जो कि धान की बिजाई के लिए उत्तम माना गया हो? ये जो हिमाचल में धान की सिर्फ एक ही फसल होती है, तो वैसे तो साउथ में जैसे कटक है या हैदराबाद में एक ही खेत से हम साल में 3 फसल ले सकते हैं, लेकिन वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, हमारे यहाँ जो यहाँ हिमाचल में धान जो है खरीफ सीजन में बरसातों में होता है। कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जैसे कि चंबा का है या शिमला का है, वहाँ पे पेजा गांव, जैसे रोडू की बात कर रहा था मैं, तो वहाँ पे जो धान की पनीरी जो है अप्रैल महीने में कर देते हैं, दे देते हैं, और उसकी रुपाई जो है मई महीने में शुरू कर देते हैं, थोड़ा पहले, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर भी बाद में जल्दी डाउन हो जाता है। तो
और मतलब कि सितंबर महीने में तक फसल पकना चाहिए। तो जी। पनीरी जो है वो अप्रैल मई में थोड़ा सा जो कुछ मंडी का एरिया है, करसोग है या वहाँ पे, लेकिन कांगड़ा और मंडी का जो नॉर्मल कंडीशन में जो वहाँ पे बासमती किस्मों का जो पनीरी मई के लास्ट में दे देते हैं, और जो बाकी परमल और रेड राइस का जून के पहले हफ्ते में उसकी पनीरी के लिए बुआई करते हैं। और जब पनीरी 25 दिन की हो जाए तो उसको उखाड़ के उसकी रुपाई करते हैं। बाकी जो बरानी अपलैंड की किस्म है वो आप जून महीने में जून के पहले हफ्ते में कनक, जैसे कनक की तरह बुआई करते हैं वैसे ही आप हल से या लाइनों में बुआई कर सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी जो वो 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, पौधों से पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए जी। तो ये या जो हमारे प्लेन की मैदानी इलाकों की किस्में हैं वो लॉन्ग ज़्यादा अवधि वाली होती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अक्टूबर महीने में टेम्परेचर कम हो जाता है, तो यहाँ पे कम अवधि वाली किस्में जो कि 120 दिन में पक के तैयार हो जाए, वो किस्में हम यहाँ के लिए उपयुक्त होती है जी। और मैदानी इलाकों की 140 दिन में भी पकती है। एक हमारे मलाह से विकसित बरानी किस्म VL 221, वो तो उसको लेट भी लगाओ तो 90 दिन में पक के तैयार हो जाती है। 90 दिन में सबसे अर्ली फ्लावर करता है, तैयार हो जाता है। लेकिन वो किस्म जो है, जो कांगड़ा में आलू की खेती होती है, तो आलू लगाने के लिए हमें धान की फसल जल्दी से खेत को खाली करना होता है। जिन खेतों में आलू लगाना है वहाँ पे हम VL 221 किस्म लगाएंगे, जिससे कि खेत जो है आपका ये शहर के आसपास जो होता है 15 सितंबर के आसपास खेत आपका खाली हो जाएगा। उसके बाद आप आसानी से उसमें उस खेत में आलू लगा सकते हैं। जैसे कांगड़ा का नगरोटा एरिया है या जो उस एरिया में ये किस्म ज़्यादा उपयुक्त पाई गई। जी। अब इन फसलों का विपणन किस तरह से किया जाता है, कैसे विपणन हो कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अब मिले? मैंने जैसे बात किया कि परमल जो है आपका चावल 30 से 35 रुपए से किलो से ज़्यादा फार्मर को नहीं मिलेगा। बासमती जो है वो फार्मर को, जैसे कसूरी मैंने बताया था, 70 रुपए किलो तक मिल जाता है। और ये जो रेड राइस है ये नॉर्मल जो कंडीशन में 100 रुपए 200-250 तक भी। मैं एक उदाहरण दूं, ये जो पेजा शिमला जिला के रोडू में एक पेजा गांव है, चिड़गांव ब्लॉक में जी। वहाँ पे चौहाटू किस्म लगाते हैं। और वहाँ का जो रेड राइस का चावल है कि शिमला में एक लवी मेला लगता है, लवी मेला में 600-700 रुपये किलो चावल बिकता है। चावल 600-700 रुपये किलो तो ड्राई फ्रूट बिकता है। ड्राई फ्रूट के रेट में समझे कि चावल बिक रहा है। जी। तो इसके अलावा जैसे कि कांगड़ा में एक जो विधानसभा है तपोवन सिद्धवाड़ी में, वहाँ पे एक NGO है कॉड के नाम से है तपोवन में, चिन्मय्या आश्रम करके। वो क्या करते हैं कि फार्मर से रेड राइस की कंटेक्ट फार्मिंग करते हैं जी। सीड देते हैं उनसे, और उनसे बाई बैक मतलब कि उनसे धान खरीद लेते हैं। और वो जो है जैसे मार्केटिंग बोर्ड शिमला में है, उसका एक ब्रांच ऑफिस कांगड़ा में भी है, हर जिला में लगभग है, कांगड़ा में भी है। उनके थ्रू रेड राइस का मार्केटिंग करते हैं। और थोड़ा सा किसान को अगर मार्केटिंग के लिए हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो किसान को थोड़ा सा तो मार्केटिंग की प्रॉब्लम तो रहती है। और हमारा विश्वविद्यालय भी जरा मार्केटिंग के तरफ थोड़ा इतना अभी उतना नहीं कर पाया जितना कि होना चाहिए। तो आजकल ये कि मैं उदाहरण देता हूँ, एक कोरोना समय आया था, उस समय एक टेलीफोन एक्सचेंज में एक जेई का काम करते थे अमीश कंवर। उस दौरान उन्होंने क्या हुआ कि जॉब उनकी छूट गई या छोड़ दिया कोरोना के टाइम में। बहुतों की मतलब नौकरियां गई हैं इस समय तो उन्होंने रेलू में उनके पास अपनी जमीन नहीं है, वो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके रेलू एक कांगड़ा में जगह है रेलू, वहाँ पे दूसरे किसानों का लैंड जो लीज पे लेके उधार उस पे, और वहाँ पे वो रेड राइस की खेती करते हैं। और वहीं से वो ऑनलाइन जो है ये जैसे मार्केटिंग चैनल है जो ऑनलाइन जो वो करके वो वहाँ से 250 रुपये किलो रेड राइस जो वहीं बैठे मतलब ऑनलाइन सेल करते हैं, अमीश कंवर नाम। तो उससे दोनों हस्बैंड वाइफ लगे, उनकी आमदनी
वो कहते हैं कि जितना मैं मुझे जॉब में मिलता था उससे ज़्यादा इनकम हो रही है। अपनी लैंड भी नहीं है उनके पास, किराए पे लिया लैंड। जी। तो ये मेरे कहने का मतलब कि जो किसान का जो आमदनी, एक तो जो प्राकृतिक खेती या जो और जो ये जैविक खेती ऑर्गेनिक में, उसमें भी क्या होगा कि किसान को बाहर से कुछ नहीं खरीदना है जी। और अपनी फैमिली लेबर को यूज करेगा वो, जी, ठीक जी, है। बिल्कुल। तो बाहर से उसका खर्चा कुछ नहीं होगा, जो होगा उसका इनकम होगा। तो उससे क्या होगा कि वो जो भी इनकम होगा वो उसका फिर इनकम ज़्यादा होगा तो खर्चा नहीं होगा, तो जो भी इनकम होगा वो उसका आमदनी बढ़ जाएगी उससे। जी। डॉक्टर पांडे, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले अंक में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।